गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग केमिस्ट्री से संबंधित कुछ 100 महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो इसी तरह से क्वेश्चन में बार बार रिपीट होते रहते हैं। यानी कहा जाए कि जो केमिस्ट्री है उसमें सबसे अधिक जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रायः इसी 100 में से आते हैं। इसी तरह का मैं श्रृंखला लाऊंगा और इसमें लगभग केमिस्ट्री से संबंधित 1000 तथ्य इसी तरह से लाएंगे, जिसमें आज हम लोग का 1 से 100 तक का है पार्ट 1 होगा। देखते हैं, रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? मिस्र में हुआ। इसी तरह आता है रसायन विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? लेवेसियर को कहते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो तथा जिसमें भार होता है उसे क्या कहेंगे? उसे द्रव कहेंगे। हवा एवं ऑक्सीजन आदि गैसों का आकार एवं आयतन दोनों कैसा होगा? तो अनिश्चित होता है। यानी गैस का आकार एवं आयतन क्या होगा? अनिश्चित। द्रव का आयतन तो फिक्स होगा लेकिन आकार अनिश्चित, और ठोस का आकार आयतन सब निश्चित होता है। ठोस का अपना आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही यह स्वयं न ही नष्ट किया जा सकता है, उसका केवल रूप परिवर्तित किया जा सकता है। और यही उत्तर आता क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा का भी यही, न तो उसका हम लोग उत्पादन कर सकते हैं न इसको नष्ट कर सकते हैं, केवल चेंज कर सकते हैं। सिर्फ इसकी विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन लाया जा सकता है। हवा क्या है? तो हवा एक मिश्रण है। किसका? तो गैसों का मिश्रण है। कौन? तो हवा, एयर। दूध है, पानी। दूध क्या है? तो पानी, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है। कौन? तो दूध है। जल में क्या होगा? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में मिश्रित रहते हैं। तो जल है, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। यानी इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के अणु मिलते हैं। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्या होगा? तो क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी कि अगर किसी जल में अशुद्धि है तो जो उसका क्वथनांक है, यानी कि 100 डिग्री पर वो पहले उबल रहा था, अब वो बढ़ जाएगा। इसी तरह गलनांक भी उसमें अशुद्धि है, नमक मिला देंगे तो क्या होगा? वो भी बढ़ जाता है। फास्फोरस, जिसका सूत्र क्या है? P। गंधक और कार्बन यानी C विभिन्न अपरूपों में पाए जाते हैं। फास्फोरस, गंधक और कार्बन विभिन्न अपरूपों में पाए जाते हैं। इरिडियम, इरिडियम अधिकतम घनत्व वाला तत्व है। कौन? तो इरिडियम क्या है? तो अधिकतम घनत्व वाला तत्व है। वहीं हीलियम सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व होता है। कौन? तो हीलियम। और अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया को उदासीकरण कहा जा सकता है। लेकिन क्या हीलियम से हल्का हाइड्रोजन नहीं होगा? कमेंट कीजिएगा। अमोनिया गैस का जलीय विलयन कैसा होगा? तो क्षारीय होता है। अमोनिया गैस का जलीय विलयन क्षारीय। अम्ल और क्षार क्या होता है? यह स्केल होता है जिस पर 0 आएगा, मतलब क्या है? वह उदासीन है, जो प्राय शुद्ध जल होगा। 0 से निगेटिव में 7 तक जाएंगे तो पीछे की तरफ तो क्या होगा? यह अम्लीयता बढ़ती चली जाएगी। और उसके बाद में फिर यह 0 नहीं, यह 7 है। यानी 1 से 7 तक, तो 7 से 1 तक आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। फिर 7 से यहाँ पर 14 तक जाएंगे तो क्या होगा? अब क्षारीयता ऐसे बढ़ती चली जाएगी। अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीकरण कहा जाता है। और अमोनिया गैस का जलीय विलयन कैसा होगा? तो क्षारीय होता है। अमोनिया गैस काली चूना से प्रभावित करने पर कड़ा, अर्थात इसमें नमी को कम हो जाता है, नमी कम कर दिया जाता है, यानी कड़ा हो जाता है। क्लोरीन का उपयोग क्या होगा? तो इसका उपयोग पानी के बैक्टीरिया का नाश करने के लिए किया जाता है, पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। ड्यूरालुमीन का उपयोग क्या होगा? तो यह भी हवाई जहाज बनाने में इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि यह हल्का होता है। सर्वाधिक क्रियाशील कौन धातु है? तो तत्व कहिए इसको, फ्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील है। गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त गैस ऑक्सीजन और कौन होगा? तो एसिटिलीन। और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ड्राई आइस यानी सॉलिड शुष्क बर्फ, इसको कहिए, यहाँ शुष्क होगा, शुष्क बर्फ बनाने में किया जाता है, यानी सॉलिड आइस के रूप में किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है, हंसाने वाली गैस। पोटेशियम क्या करेगा? पानी में है, जल जाएगा, जलता है।
रेडियो सक्रिय फास्फोरस का उपयोग अस्थि रोगों के इलाज में किया जाता है। तो रेडियो सक्रिय किसका? फास्फोरस का उपयोग हड्डी के इलाज में किया जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा गया है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसको? हाइड्रोजन को। आशा की ईंधन यूरेनियम को। और रणनीतिक धातु तो टाइटेनियम। धातु से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा? तो ताप उत्पन्न होगा, यानी हीट बढ़ेगा। निमोनिया से पीड़ित व्यक्ति को ऑक्सीजन क्या की जाएगी? दी जाती है। तभी तो अभी देख रहे हैं कोरोना में सबसे अधिक, ये भी एक निमोनिया का ही रूप है कोरोना, उसमें सबसे अधिक आवश्यकता क्या पड़ती है? तो वेंटिलेटर की। क्यों? क्योंकि वह सांस संबंधी बीमारी है, व्यक्ति सांस लेने में अक्षम हो जाता है, अतः अलग से ऑक्सीजन दी जाती है। पोटेशियम साइनाइड खाने से क्या होगा? व्यक्ति तुरंत मर जाएगा। फास्फोरस कैसा होता है? तो यह जहरीला पदार्थ है। और मोनाजाइट क्या है? यह रेडियो एक्टिव खनिज है, जो कहाँ मिलता है? तो भारत के केरल और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में मिलता है। और इस मोनाजाइट से क्या निकलेगा? थोरियम, जो भारत के भविष्य में भारत के जो परमाणु रिएक्टर है उसको चलाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होगा? तो सीसा गल जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। सोडियम क्या होगा? तो जल में तैरती है। मार्स गैस यानी मीथेन की बात हो रही है, तो मार्स गैस यानी मीथेन CH4 का उपयोग आंसू गैस के रूप में भी किया जाता है। लाल फास्फोरस पीले फास्फोरस से अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि यह उच्च बहुलीकृत होता है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर विद्युत अपघटन करने पर क्या होगा? एनोड पर प्राप्त होने वाला पदार्थ H2S2 और O4 होता है। हाइड्रोजन ऑक्साइड, S4 O4 ऑक्सीजन और S4 क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ, तो ये सल्फर होगा, S4 सल्फर। वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाता है। लेकिन यह स्वतंत्र नहीं रहता है। स्वतंत्र कौन रहेगा? तो अणु रहता है। अमोनिया वायु से हल्की गैस है। मानव शरीर में कॉपर की मात्रा में अगर वृद्धि हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? उसका नाम है विल्सन रोग। किसी गैस के मध्य मुक्त पथ गैस के किस पर निर्भर करेगा? तो वह ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। किसी अभिक्रिया का, यहाँ देखिए, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता जाता है, यानी अगर जैसे जैसे अभिक्रिया खत्म होती जाएगी उसका वेग खत्म होगा और अतः अंततः समाप्त हो जाएगा वेग, यानी अभिक्रिया खत्म। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? तो उसकी आंतरिक ऊर्जा उसके ताप पर निर्भर करती है। कैलोरी ऊर्जा की अधिकतम मात्रा, कैलोरी क्या करेगी? तो ऊर्जा की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करती है। नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास को कैसे लिखा जा सकता है? तो नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह का रहता है 1s2 2s2 2p6, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसका इस तरह का उसका ऑर्बिट होता है, इसको पढ़ा करते हैं sp-d-f। यानी पहला कब संतृप्त होगा? जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, दूसरा में 8 हो, तीसरा में 18 हो और चौथे वाला में 32 हो, तो यह संतृप्त है। इसी तरह जो नोबेल गैस होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें इसी तरह का, उसके जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट होते हैं उसमें इसी तरह रहता है। किसी में 2 होगा या 8 होगा, 18 होगा या 32, तभी तो वो शांत है। यदि इसमें कम या अधिक होगा तो वह उछल कूद करने लगेगा और प्रत्येक तत्व तो कोशिश करता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कक्षा है वह पूर्ण हो, या तो वह ले लेगा या अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा और तब जाकर वह शांत हो पाएगा। तो यह इसका सूत्र होता है 1s² 2s² 2p6। आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ पर एक बार देख लीजिए, इस 1s² में 1 चुंबकीय क्वांटम संख्या भार बिट का अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या करेगा? तो यह भार बिट का अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन बीटा किरण के समरूप होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो बीटा किरण के समरूप होता है। कौन? तो इलेक्ट्रॉन। और आगे देखिए, प्लांक स्थिरांक का मान कितना होगा? 6.624 गुना 10⁻⁻⁻27
ऑर्ग होता है। और कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो आई क्यूरी एवं एफ जूलियट ने की थी। आई क्यूरी एवं एफ जूलियट ने की थी। रेडियो सक्रियता क्षय एक नाभिकीय परिवर्तन है। किसी नाभिक से गामा किरणें निकलने पर क्या होगा? परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। क्यों? क्योंकि यह उदासीन कण है। कौन? तो गामा किरण। लेकिन और किसी से अल्फा किरण निकल जाए तो परमाणु क्रमांक 2 बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्फा निगेटिव होता है। वहीं बीटा निकल जाए तो वह पॉजिटिव होगा, तो घट जाएगा। हाइड्रोजन बम विस्फोट से क्या बनेगा? तो हीलियम आयन बनता है। हाइड्रोजन बम यानी कि इसमें सलाइन की क्रिया होगी, तो जो छोट छोट क्रिप्टॉन और बोरोन के जो कण होते हैं, ये दोनों परमाणु आपस में टकराएंगे तो इसे बड़ा एक हीलियम का परमाणु बनता है। जिप्सम क्या है? तो यह जलीय कैल्शियम सल्फेट है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन गैस एवं ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। फास्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा के दौरान होम्स सिग्नल देने के लिए किया जाता है। कोयले की खदानों में मीथेन गैस निकलती है, तभी तो वहाँ पर विस्फोट हो जाती है। मोमबत्ती जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प उत्पन्न होता है। किसके जलने पर? मोमबत्ती। पूछा जाता है बार बार कि कौन रासायनिक क्रिया है और कौन रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन है। उसी में यह किसमें आएगा? तो रासायनिक परिवर्तन में आता है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक एवं ट्रेसर के रूप में होता है। एथिलीन गैस का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। एथिलीन का सिल्वर लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। कौन? तो सिल्वर लवण। आगे देखिए, ग्रेफाइट ऐसी धातु नहीं है, अधातु है, जिसे कागज में लिखने का काम होता है। प्रायः अधातुएं विद्युत का कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अधातुएं में चमक नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट में चमक होती है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का क्या कहा जाता है? फूल कहा जाता है। धूमक सल्फ्यूरिक अम्ल को ओलियम भी कहा जाता है। धूमक सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या? तो ओलियम भी कहा जाता है। पोटेशियम डाक्रोमेट, याद देखिए, पोटेशियम डाक्रोमेट हरा रंग उत्पन्न करता है। पोटेशियम डाक्रोमेट हरा रंग उत्पन्न करता है। वेल से सेटिल पोमीटेट मोम प्राप्त किया जाता है। किससे? वेल से सेटिल पोमीटेट मोम प्राप्त किया जाता है। डायनामाइट बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। किसको? तो डायनामाइट बनाने के लिए। और इसके आविष्कारक कौन थे? तो जिनका नाम पर ही नोबेल पुरस्कार मिलता है, अल्फ्रेड नोबेल। एनिलीन का प्रयोग मुख्य रूप से रंग और औषधियाँ बनाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? तो एनिलीन का प्रयोग। गैसोलीन का प्रयोग कच्चे तेल के अवयव के रूप में होता है। किसका उपयोग? तो गैसोलीन का। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से मीथेन गैस प्राप्त होता है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया में क्या होगा? तो मीथेन गैस यानी CH4 प्राप्त होगा। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो फेरिक क्लोराइड का। सोडियम धातु बेंजीन एवं ईथर विलय है, यानी सोडियम धातु में क्या होगा? सोडियम धातु बेंजीन एवं ईथर में घुल जाता है, विलय है। चींटियों के डंक में क्या होगा? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। कोलाइडी विलयनों में प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा गया है? टिंडन प्रभाव। और यूरिया क्या था? यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ था जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया है। सुरक्षित दिया सलाइयों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। याद कीजिए, दिया सलाई में लाल फास्फोरस। प्याज व लहसुन में गंध क्यों है? क्योंकि उसमें पोटेशियम है। रेडियम का निष्कर्षण किससे किया जाएगा? तो पिंच ब्लेड से। यह अयस्क का नाम है रेडियम के। सिरके में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सोडा वाटर में क्या होगा? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके जल में घुला रहता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका इस्तेमाल होगा? तो एथिल एसीटेट का प्रयोग होता है। तेल के हाइड्रोजनीकरण में किसका इस्तेमाल होता? तो प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जाता है तेल के हाइड्रोजनीकृत करने में। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किस विधि से होता है? तो वोल्हर विधि से किया जाता है, या वोल्हर ने किया था। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मिलाने पर क्या होगा? यह विषाक्त होगा, और कोई कम पिए तो अंधा होगा, ज़्यादा पिए तो मर भी सकता है। एथिल अल्कोहल पीने वाला, और इसको कहिए स्पिरिट। ओरोसिन नामक प्लास्टिक, क्या नाम है? ओरोसिन।
कोरोसिन नहीं, यह है कोरोसिन। कोरोसिन नामक प्लास्टिक एसिटिलीन से प्राप्त होता है। किससे? तो एसिटिलीन से प्राप्त होता है। कमरे के ताप पर पारा धातु कैसे रहेगा? तो द्रव अवस्था में रहता है। बार बार क्वेश्चन आता है। लेस्गने परीक्षण में सोडियम का प्रयोग होता है। लेस्गने परीक्षण में किसका? तो सोडियम का प्रयोग होता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। प्राकृतिक मधुकारक यानी मीठा चीज जो प्रकृति है, कौन कौन है? सुक्रोज ग्रहण की गई कैलोरी की यह मात्रा को बढ़ा देता है। कौन? तो सुक्रोज। और सैक्रिन, यह क्या? सैक्रिन या ऑर्थोसल्फो बेंजीमाइड एक कृत्रिम मधुकारक है। यह वैज्ञानिकों ने यानी कि कृत्रिम रूप से बनाया गया स्वीट है। एस्पार्टेम, सैक्रिन, सुक्रालोस एवं एलिटेम कुछ प्रमुख कृत्रिम मधुरक हैं। जल की अस्थायी कठोरता का कारण उसमें उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं। जल में अस्थायी यानी अस्थायी कठोरता तो कैसे दूर हो जाएगी? उबालने पर दूर हो जाती है। तो उसमें क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। लाल लेड का रासायनिक नाम हाइपलाम्बिक टेट्राक्लोराइड होता है। लाल लेड का रासायनिक नाम हाइपलाम्बिक टेट्राक्साइड होता है। हड्डियों में क्या होगा? 85% फास्फोरस होता है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? ये तो फॉर्मिक अम्ल तो हो गया जो काट लेता है डंग, वो होगा। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु का औसतन आयतन कितना होगा? तो 22.4 लीटर होता है। और रेडियो सक्रियता संबंधी समूह विस्थापन नियम सोडी फजानस ने दिया था। तो रेडियो सक्रियता संबंधी समूह विस्थापन का नियम किसने दिया? सोडी फजानस ने दिया था। बर्तनों पर कढ़ाई करने हेतु अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सोडियम धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। अमोनिया गैस जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। भारी जल में कौन? तो ड्यूटेरियम एक का है। तो यह भारी जल ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। टोजोन नहीं है, यह ओजोन। ओजोन गैस की गंध कैसी होगी? तो सड़ी मछली की तरह गंध होती है। और मीथेन को क्या कहेंगे? मार्स गैस यानी CH4। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा मारक विष के रूप में किया जाता है। मोनाजाइट क्या है? तो रेडियो एक्टिव खनिज है। सफ़ेद लेड का रासायनिक नाम लेड कार्बोनेट एवं लेड हाइड्रोक्साइड है। पारा अमलगम का अवकारक होता है। पारा क्या है? तो पारा ये अमलगम का अवकारक होता है, एक आवश्यक तत्व है। अमलगम मतलब क्या? उसमें एक पारा होगा और पारे के साथ किसी भी एक धातु हो, जैसे कि मुख्य रूप से उसमें चांदी को मिलाया जाता है। और प्रायः उसका इस्तेमाल क्या होगा? जो दांतों में जो खोखला हो जाता है भाग उसको भरने के लिए किया जाता है। इसका तो पारा अमलगम है, यानी पारा पर एक उसके साथ एक धातु को मिलाया जाता है। क्लोरीन गैस फूलों के रंग को उड़ा देती है। फिटकरी में जल के क्या होगा? तो 24 अणु होते हैं। किसमें? तो फिटकरी में। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, नहीं तो पानी में रखेंगे तो जल जाएगा। हड्डियों व दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। बिजली की चमक के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिणत हो जाता है और जमीन के अंदर एंट्री कर लेता है। तो क्लियर हो गया। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।